हेलो दोस्तों, यह हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। शुक्ला परिवार के लोगों ने फोन पर बात करके एक गहरी लंबी सांस ली और मैगी के सामने शर्त रखते हुए कहा कि पहले वह सिद्धार्थ को सही सलामत उनके पास वापस भेजें, उसके बाद ही वह लोग रिहान को छोड़ेंगे। हालांकि जैसे ही मैगी ने यह शर्त सुनी तो उसने तुरंत मना कर दिया। तभी बगल में खड़े हुए विवान ने शुक्ला परिवार को देखकर गुस्से से कहा, चीजों को इतना भी टिपिकल मत बनाओ कि कल को जाकर तुम्हें ही पछताना पड़े। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम लोग मान लेंगे? विवान की बात सुनकर सामने बैठे आदमी ने तुरंत उससे कहा, देखो, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग अब और कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को हमारे सिद्धार्थ सर को हमें सौंपना होगा और उसके बाद अपनी टेरिटरी को हमें देना होगा। फिर ही हम रिहान मित्तल को वापस तुम लोगों को सौंपेंगे। इस बार मैगी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की कलाई को मरोड़ा और उसके बाद गुस्से से बोली, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग जो बोलोगे हम लोग करते जाएंगे? चलो, मान भी लिया कि हम लोग तुम्हें सब कुछ दे देंगे, तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग हमारे बॉस रिहान को हमें वापस हैंडओवर करोगे? अगर तुम लोग अपनी बात से पीछे हट गए तो मैगी की बात सुनकर सामने बैठे शुक्ला परिवार के सीनियर आदमी ने उससे कहा, देखो, रिहान के साम्राज्य के बिना वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है और बिना फायदे के हम उसे यहाँ क्यों रखेंगे और क्यों अपने वादे से पीछे हटेंगे? जैसे ही मैगी के साथ आए हुए लोगों ने सुना कि सामने बैठा हुआ आदमी रिहान को उसका नाम लेकर बुला रहा है और उसे यूजलेस कह रहा है, तो सभी लोगों में गुस्सा बढ़ गया और उन लोगों ने सामने बैठे आदमी को गाली देते हुए कहा, यू बास्टन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस का नाम अपनी जुबान से लेने की? तूने उन्हें यूजलेस कैसे कहा? और इतना कहकर मैगी के साथ आए सभी लोग एक साथ अपने कदम शुक्ला परिवार के लोगों की तरफ बढ़ाने लगे। हालांकि अगले ही पल मैगी ने कुछ सोचते हुए उन लोगों को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया। अगले ही पल मैगी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल उठा था और उसकी आंखों में सितारों से भी ज्यादा चमक थी। कुछ सोचकर उसने शुक्ला परिवार के लोगों को देखते हुए कहा, आप लोगों ने जो कंडीशन रखी है उसके बारे में सोचा जा सकता है, पर उससे पहले तुम लोगों को मुझे यह बात कंफर्म करवानी होगी कि हमारे बॉस रिहान अभी भी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही शुक्ला परिवार के लोगों ने मैगी की रिक्वेस्ट सुनी तो सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और काफी देर तक कुछ भी नहीं बोले। वहीं दूसरी तरफ मैगी अपनी बात पूरी करके लगातार इन लोगों के बदलते हुए हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी और जितना ज्यादा वह इन लोगों को देख रहे थे उतना ज्यादा शक उसके मन में बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विवान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। जब उसने देखा कि यह सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे हैं, तो वह समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है और यह लोग उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैगी कुछ देर तक इन लोगों के हाव भाव देखती रही और उसके बाद उसने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, हमने अभी अभी जो रिक्वेस्ट की है वह बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। अगर हम लोग अपने बॉस को नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग किस बेसिस पर आपकी कंडीशन को मान सकते हैं? जैसे जैसे मैगी अपनी बात कहती जा रही थी वैसे वैसे शुक्ला परिवार के लोगों के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन लोगों ने कहा, इस मैटर पर हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप सब लोगों को पहले यहां से जाना चाहिए। हम लोग हमारे बॉस शुक्ला जी से पूछकर आपको इसका जवाब दे देंगे। जैसे ही विवान ने इन लोगों की बात सुनी तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए इन लोगों को गाली देते हुए कहा, तुम साले कमीने, इतना बोलकर विवाह अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। हालांकि अगले ही पल मैगी ने अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। ऐसा नहीं था कि मैगी को शुक्ला परिवार या उनके लोगों से डर लगता था या फिर शुक्ला परिवार के मेंशन में बैठे होने की वजह से यह लोग चुप थे। असल में अभी अभी मैगी ने इन लोगों के अजीब तरीके से बदलते हुए हाव भाव पड़े थे, जिससे उसे कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही थीं। हालांकि मैगी इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी।
इसीलिए उसने शुक्ला परिवार के लोगों को वक्त देने का डिसाइड किया। कुछ सोचकर मैगी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, फिर हम लोग आपके जवाब का इंतजार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। इतना कहकर बिना शुक्ला परिवार का जवाब सुने अपने साथियों के साथ उस मैंशन को छोड़कर बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते विवान ने गुस्से से एक नजर शुक्ला परिवार के लोगों की तरफ देखा और फिर मैगी को फॉलो करते हुए बाहर चला गया। और वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार के लोगों ने जब देखा कि रिहान की तरफ से आए हुए लोग फाइनली यहां से चले गए हैं, तो उन लोगों ने एक गहरी लंबी सुकून की सांस ली। मैगी और बाकी सभी लोग इस वक्त म्यांमार में थे और वह लोग शुक्ला परिवार के मेंशन के पास ही एक जगह पर टेम्परेरी तौर पर रुके हुए थे। यहां आने के बाद विवान ने परेशान होते हुए मैगी से पूछा, आखिर चल क्या रहा है? अचानक से यह लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करने लगे? थोड़ी देर पहले तक तो कह रहे थे कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है और वह देखना चाहते हैं कि कौन पहले हार मानता है। और फोन कॉल आने के बाद तुरंत उन लोगों ने सिद्धार्थ को छोड़ने के लिए कह दिया। विवान की बात सुनकर मैगी ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, सच में यह सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। मुझे डर लगाते हुए हैरानी से पूछा, क्या रिहान सर किडनैप नहीं हुए? अगर ऐसा है तो फिर बॉस कहां चले गए और उन्होंने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? विवान के इतने सारे सवाल सुनकर मैगी ने अपना सिर पकड़ लिया और घूर कर विवान को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता होगा, और अगर पता होता तो वह अब तक रिहान को ढूंढ लेती। पर मैगी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब वह शुक्ला परिवार से उनके भेजे हुए लोगों से नेगोशिएशन करने गई थी, उस वक्त यह सभी लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिहान इन्हीं की कैद में है। फिर एकदम से फोन आया और सब कुछ बदल गया और मैगी की रिहान को देखने की रिक्वेस्ट को भी इन लोगों ने अनसुना कर दिया। या सुनकर भी यह लोग सुनना नहीं चाहते थे। उस फोन कॉल पर शुक्ला जी थे, जिन्होंने उन लोगों को बताया था कि रिहान उनकी कैद से भाग गया है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यह लोग मैगी और बाकी लोगों पर प्रेशर बनाकर अपने दोनों मोटिव पूरे कर ले। और जिस बात से शुक्ला परिवार को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो यह थी कि रिहान जहां भाग कर गया है वह सबसे खतरनाक माउंटेन एरिया है। और यह बात शुक्ला परिवार के लिए भी सबसे ज्यादा बुरी बात थी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि इस पहाड़ की क्या सच्चाई है और इतनी आसानी से यह लोग वहां पर नहीं जा सकते थे। वे लोग ना ही अब अपने ट्रम्प कार्ड रिहान का इस्तेमाल कर सकते थे और ना ही अब अपने बेटे को छुड़वा सकते थे, क्योंकि अगर किसी भी तरह से रिहान के लोगों को यह बात पता चल गई तो वे लोग रिहान को ढूंढ निकालेंगे और साथ ही साथ शुक्ला जी ने रिहान के साथ जो भी गलत व्यवहार किया है उसके बारे में पूरा हिसाब बराबर करेंगे। शुक्ला जी और उनके बेटे से शुक्ला जी फिलहाल इतना ही चाहते थे कि रिहान किसी भी हाल में बस जिंदा वापस उनके पास लौट आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खेल अभी भी उनके हाथों में होगा। पर अगर उस माउंटेन एरिया पर रिहान को कुछ हो गया या फिर वहां पर मर गया तो सब कुछ शुक्ला जी के हाथों से चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर शुक्ला जी के अपने सबॉर्डिनेट को यह बात पता चलेगी कि शुक्ला जी कल के आए लड़के को संभाल नहीं पा रहे हैं और वह उनके हाथों से भाग निकला है, तो हो सकता है कि बाकी लोग भी बागी हो जाए और शुक्ला जी अपने ही लोगों के सामने कमजोर पड़ जाए। इस वक्त शुक्ला जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि अब उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है और हो सकता है कि वह यह नुकसान और इसकी भरपाई जिंदगी भर ना कर सकें। फिलहाल शुक्ला जी का रिहान के साथ खुद को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। यह बस हर हाल में रिहान को हराकर और इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते थे और रिहान की सारी जायदाद को हड़पना चाहते थे। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए शुक्ला जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे की जान को खतरे में डाल दिया था और साथ ही साथ अपने बहुत सारे लोगों को भी खतरे में डाल दिया था। शुक्ला जी सब कुछ दांव पर लगाकर रिहान के साथ मौत का खेल खेल रहे थे। बस एक चीज वह इस खेल में नहीं चाहते थे और वह था रिहान के साथ साथ खुद को बर्बाद करना। शुक्ला जी शुरू से दो नाव पर सवार होकर चल रहे थे, इसीलिए यहां तक आते आते उन्हें दोनों ही नाव का सहारा छोड़ना पड़ रहा था और अब वह डूबने की कगार पर थी।
और भगवान से तिनके का सहारा मांग रहे थे। फिलहाल तो शुक्ला परिवार हर कीमत पर रेहान के लोगों से यह बात छुपाने की कोशिश कर रहा था कि रेहान उनकी कैद से भाग गया है, और वहीं दूसरी तरफ मैगी अभी भी बहुत गहराई से किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्या सच में शुक्ला परिवार ने उसे पकड़ लिया था? मैगी कुछ देर तक अपने आप को इन्हीं सब सवालों के घेरे में रखते हुए इन्हीं सब बातों को सोच रही थी। फाइनली कुछ देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि शुक्ला परिवार के लोगों के जो एक्सप्रेशन अभी उसने देखे थे, उसके बेसिस पर इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि रेहान फिलहाल उन लोगों के हाथों में नहीं है। यह बात पता होने के बाद भी मैगी और बाकी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर इस बात को कंफर्म कर सके। इसीलिए उन लोगों ने फिलहाल कोई भी अटैक करने की प्लानिंग को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया था। फिलहाल मैगी बस एक ही बात सोच रही थी कि उसे हर हाल में रेहान को खोज निकालना है, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि रेहान फिलहाल है कहां और यह लोग रेहान तक कैसे पहुंचेंगे। मैगी अपने साथ रेहान के कुछ खास और विश्वास करने वाले लोगों को ही साथ लाई थी, और अभी वह लोग जो बोल रहे थे उस बात में कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। इसीलिए मैगी ने अपने कुछ लोगों को शुक्ला परिवार के लोगों को रिश्वत देकर या किसी और तरह से ट्रिक करके रेहान के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। हालांकि यह लोग इतने कम टाइम में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी तक रात हो चुकी थी और इस वक्त किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर भी वह सभी लोग मिलकर रेहान कहां है, इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैगी जब अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी, तभी उसके भेजे हुए लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वे उसके पास आए और बहुत जरूरी खबर मैगी को दी। मैगी परेशान होकर अपने ही ख्यालों में इधर उधर घूम रही थी। तभी जो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हुए थे वे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर मैगी के पास आए। तभी एक सबॉर्डिनेट ने मैगी से कहा, मैम, क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ही रेहान सर को किडनैप किया था, और शुक्ला परिवार के कहने पर उन्होंने रेहान सर को किडनैप करके उन्हें हैंडओवर किया था। जैसे ही मैगी ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गई। हालांकि वह बहुत खुश भी थी, इसलिए उसने सरप्राइज होकर खुश होते हुए कहा, क्या के बारे में थोड़ा बहुत पता था। मैगी जानती थी कि यह सोसाइटी नियम और कायदों से बहुत परे है और इन लोगों को नियमों का पालन करना सबसे बुरा लगता है। यह लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे और इन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मोरालिटी नाम की तो कोई चीज इन लोगों में थी ही नहीं। शुरू में मैगी को लग रहा था कि जिन लोगों को उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है वह लोग इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा टाइम लेंगे, पर किसने सोचा था कि वे लोग इतनी जल्दी इतनी सही इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे। यह सब कुछ मैगी को काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा था। हालांकि काफी टाइम बाद आज मैगी बहुत ज्यादा खुश हुई थी और उसके दिमाग को थोड़ा आराम मिला था। तभी सबॉर्डिनेट ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, मैडम, मुझे भी यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। शुरू में जब हम लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे तो उन लोगों ने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया था और हमें वहां से भेज दिया था। हालांकि जल्दी ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने खुद हमसे कांटेक्ट किया और हमें रेहान सर के बारे में यह थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी। जैसे ही मैगी ने अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनी तो अचानक से उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसने सवालिया लहजे में पूछा, कुछ इंफॉर्मेशन बताई? मतलब इसका मतलब वो लोग हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। विवान जो वहीं पर मैगी के बगल में खड़ा था, जैसे ही उसने यह बात सुनी कि क्रोकोडाइल सोसाइटी ने उन लोगों को सिर्फ आधी बात बताई है तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसकी नजरों में क्रोकोडाइल सोसाइटी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। विवान को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने बिना जाने उसके बॉस रेहान को किडनैप किया था, और यह बात विवान कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। विवान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करने वाला था। हालांकि यह सही वक्त नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप बैठा था, वरना कब का क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को उनकी औकात दिखा चुका होता। तभी उस सबऑर्डिनेट ने आगे मैगी को बताया,
क्रोकोडाइल सोसाइटी के लीडर का मेरे पास एक मैसेज आया था। इस मैसेज में उसने कहा कि उनकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है और वह हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो लोग बस मिले हुए पैसों और आर्डर का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को सही मंजिल तक पहुंचा रहे थे। और हाँ, उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे बॉस रेहान का उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसमें अगर हम लोग उन्हें पैसे दे देते हैं तो वह रेहान सर को बचा लेंगे। जैसे ही विवान ने यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास है। हमें अपने बॉस विहान को बचाने के लिए उनके जैसे यूजलेस आदमियों की कोई जरूरत नहीं है। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लिए विवान के बात करने का लहजा बहुत ज्यादा सख्त था। फिर भी मैगी फिलहाल विवान से कुछ अलग सोच रही थी। उसने बहुत ही संभल कर अपने सबॉर्डिनेट से पूछा, क्या उन लोगों ने बस इतना ही बताया? क्या क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग हमें बताएंगे कि बॉस इस वक्त कहां है? और हमारी मदद करने के बाद शुक्ला परिवार से वह लोग कैसे डील करेंगे? मैगी का सवाल सुनकर उस सबॉर्डिनेट ने जवाब देते हुए कहा, शुक्ला परिवार की चिंता उन लोगों को नहीं है। हालांकि फिर भी मैंने एक बार उन लोगों से इस बारे में कंफर्म किया था और उन लोगों ने कहा कि यह सब कुछ उनकी डिटेल्ड इन है जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और वह किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। यह सबॉर्डिनेट आगे बोल ही रहा था कि तभी विवान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, कौन सा सीक्रेट? मुझे तो लगता है कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग विश्वास करने के लायक बिल्कुल नहीं है। यह लोग बस हमसे पैसे हड़पना चाहते हैं और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि शुक्ला परिवार से पैसे लेने के बाद इन लोगों ने रेहान सर को शुक्ला परिवार को सौंपा ही नहीं होगा। उल्टा उन्हें अपनी कैद में रखकर हमसे भी पैसे वसूलना चाह रहे होंगे। और मुझे तो लगता है कि रेहान सर फिलहाल इन्हीं लोगों की कैद में है। ऐसा नहीं था कि विवान बस गुस्से में बातें कर देता था और जो मन में आता था वह बोल देता था। उसके पास भी दिमाग था क्योंकि वह पूरे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का चीफ था और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी थी। फिलहाल क्रोकोडाइल सोसाइटी उन लोगों से पूरी बात शेयर नहीं कर रही थी और इन दोनों पार्टी के बीच में किसी भी तरह का कोई भी ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मैगी इस वक्त काफी गहरी सोच में खोई हुई थी। हालांकि कुछ देर तक इसी तरह सोचने के बाद उसने कुछ डिसाइड किया और अपना सिर ऊपर उठाकर विवान से कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से मिलने साउथ एशिया जाऊंगी। तुम्हें यही रुककर शुक्ला परिवार पर प्रेशर बनाकर रखना है। देखते हैं कि बॉस के हमसे मिलने वाली बात पर वह लोग हमें क्या सबूत देते हैं। जब तक तुम खुद अपनी आंखों से शुक्ला परिवार की कैद में रेहान सर को नहीं देख लेते तब तक उनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। मैगी का कमांड सुनकर विवान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, यह सब कुछ सही नहीं है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि रेहान सर अभी शुक्ला परिवार की कैद में नहीं है और वह वहां से कहां गए यह हम लोगों को नहीं पता है। और दूसरी तरफ यह क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हमें उन लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद अपने बॉस को बचा सकते हैं। विवान को क्रोकोडाइल सोसाइटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो लोग एक बार पैसे के लिए उसके बॉस को उनके दुश्मनों के हाथ लगने दे सकते हैं, वह दूसरी बार भी ज्यादा पैसे मिलने पर उन्हें और उनकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवान यह सब कुछ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह यहां रहकर शुक्ला परिवार का पालतू बनकर उनके कहने के हिसाब से काम नहीं करना चाहता था। जो भी लोग थोड़े से भी शक के घेरे में हैं और जिन्होंने किसी भी तरह से उसके बॉस को नुकसान पहुंचाया है या सोचा है, सब कुछ अनुमान के हिसाब से हो रहा है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि रेहान सर शुक्ला परिवार के पास नहीं है? रेहान सर हम लोगों को कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी भी गलती या बेवकूफी की वजह से रेहान सर की जान खतरे में पड़ जाए और ना ही हम किसी और को मौका दे सकते हैं कि वह किसी भी वजह से हमारे बॉस पर हमला करें। मैगी ने अभी अभी जो बात कही थी वह सिर्फ एक बात नहीं थी बल्कि कहीं ना कहीं चेतावनी थी। और मैगी की बात सुनकर विवान अपने पर्सनल इमोशंस को एक तरफ रखकर चुपचाप ऑबीडिएंट होकर अपने सीनियर की बात सुनने लगा। उसके बाद अपना सिर नीचे करके उसने मैगी से कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा। अब जाकर कहीं मैगी ने अपनी आवाज को थोड़ा पोलाइट किया और फिर से सहमत होते हुए उसे इंस्ट्रक्शन देकर बोली,
अपने पर्सनल इमोशंस को कंट्रोल में रखो और तुम्हारे पर्सनल बिहेवियर की वजह से शुक्ला परिवार के साथ हमारी नेगोशिएशन खराब नहीं होनी चाहिए। संभल कर रहना और फिलहाल तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, शुक्ला परिवार पर प्रेशर बनाना है और मेरे आगे के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना है। मैगी की बात सुनकर विवान ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। विवान को सब कुछ समझाने के बाद मैगी और ज्यादा देर तक यहां नहीं रुकी और तुरंत साउथ एशियन की तरफ प्राइवेट प्लेन से चली गई ताकि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से मिल सके। वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सोसाइटी की करंट लीडर कैरी को अभी तक नोटिस मिल चुका था कि मैगी खुद पर्सनली उससे मिलने आ रही है और जब उसे यह बात पता चली तो उसने बहुत ही बेसब्री के साथ मैगी का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैगी की प्लेन उस जगह पर लैंड हुई तो मैगी तुरंत प्लेन से बाहर आए और एक नजर सामने खड़े हुए क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों की तरफ घुमाई, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह लोग मैगी का वेलकम करने के लिए ही वहां पर खड़े हैं। इन लोगों को देखकर मैगी ने कुछ भी नहीं कहा और मन ही मन सोचने लगी कि काश वो इन लोगों को एलिमिनेट कर पाती, क्योंकि इस बात से मैगी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह क्रोकोडाइल सोसाइटी का ग्रुप अपनी बात पर न्यूट्रल रहता है या नहीं, या फिर सिर्फ पैसों के लिए इन लोगों ने रेहान को किडनैप किया था। मैगी की नजरों में इन लोगों ने पहले ही रेहान पर हाथ डालकर गुनाह कर दिया था, जिसके लिए मैगी खुद भी इन लोगों को कभी माफ नहीं करने वाली थी। पर फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी शुक्ला परिवार से डील करना था। एक बार उससे निपट जाए फिर उसके बाद क्रोकोडाइल सोसाइटी के ग्रुप को भी मैगी संभाल लेगी। मैगी ने अपने मन में सोच लिया था कि अगर इन लोगों ने किसी भी तरह से रेहान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो वह इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि यह लोग जिंदगी में कभी रेहान के आसपास आने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। मैगी का मन कर रहा था कि अभी सामने खड़े सभी लोगों को गोली से उड़ा दे, पर वह यह बात अपने चेहरे पर भी नहीं आने दे रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बॉस विहान जिंदा भी है या नहीं, और अगर है तो कहां है। उसे सिर्फ इतना पता था कि किसी भी तरह से क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से उसे अपने बॉस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी है और इसीलिए उसने खुद पर्सनली यहां आने का डिसाइड किया था। मैगी को मन ही मन एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि यहां से वह खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएगी और उसे कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जब कैरी ने प्लेन से इतनी खूबसूरत लड़की को बाहर निकलते हुए देखा तो वह एकदम से हैरान रह गई। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान को किडनैप करने के बाद रेहान की सारी जिम्मेदारियां निभाने वाला इंसान कोई लड़की होगी, और वह भी इतनी ज्यादा खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात खूबसूरत होने के साथ साथ मैगी की अपीयरेंस बहुत ज्यादा कमाल की थी। उसका और उसकी स्टाइल और एटीट्यूड सब कुछ सामने वाले को हैरान कर देता था और मैगी के सामने झुकने के लिए मजबूर भी कर देता था। कैरी एक औरत थी और उसे भी खूबसूरत लोग पसंद थे, पर उसने अपनी इस पसंद के ऊपर पावर को ज्यादा अहमियत दी थी। उसे सिर्फ एक ही चीज से प्यार था और वह था पावरफुल होना। इसीलिए उसने अपने क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप के बीच चल रही तनातनी का फायदा उठाया और इन लोगों को अपनी तरफ करके नई बॉस बन गई। आज तक कैरी को हमेशा यही लगता था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की है जो खूबसूरत भी है और पावरफुल भी, और जिसमें सारी एबिलिटी है। पर किसने सोचा था कि आज अचानक से उसकी मुलाकात मैगी से होगी, जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्यूटीफुल अपीयरेंस रखती है और साथ ही साथ सेम टाइम पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी करती है। कैरी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज उसकी मुलाकात मैगी से होगी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ पावरफुल भी है, जिसकी मौजूदगी ही माहौल को इतना गर्म कर देती है कि सामने वाला बोलने से पहले 2 बार सोचता है। मैगी से होते हुए कैरी की नजर मैगी के साथ आए एलिट और पावरफुल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर गई, जो बहुत इज्जत के साथ अपनी बॉस मैगी के पीछे खड़े हुए थे। इन सब लोगों को देखकर कैरी ने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ रखा और खुद को मैगी से बात करने के लिए तैयार करने लगी। उसे अच्छे से पता था कि रेहान के सबऑर्डिनेट यहाँ पर क्यों आए हैं, और उसे यह भी पता था कि जल्दी ही यह सब लोग रेहान को ढूंढ लेंगे। इसीलिए जब मैगी ने अपने लोगों को यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था
उसी वक्त कैरी ने सब कुछ खुलकर उन लोगों को बता दिया था और यह भी बात मान ली थी कि उसी ने रेहान को किडनैप किया था। हालांकि कैरी ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि रेहान के सबऑर्डिनेट पर्सनली उससे मिलने के लिए यहां आएंगे। जब मैगी ने यहां आने के लिए और इन लोगों से मिलने के लिए कहा था तो शुरुआत में कैरी इन लोगों को यहां आने से मना कर देना चाहती थी, पर कि इनके अंदर रेहान को ढूंढने के लिए जाना था और उसे वहां से बचाकर लाना था। कैरी अच्छे से जानती थी कि शुक्ला जी बहुत ही खतरनाक इंसान है और बहुत चालाक भी है, इसीलिए वह तुरंत रेहान को उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे और इन सब के बारे में पहले ही कैरी ने अनुमान लगा लिया था। इसीलिए रेहान को शुक्ला जी को सौंपने के बाद उसने तुरंत अपने लोगों के साथ मिलकर रेहान पर कड़ी नजर बनाकर रखी हुई थी और साथ ही साथ शुक्ला परिवार के सबऑर्डिनेट पर भी अपनी नजर बनाई हुई थी। हालांकि कैरी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेहान अचानक से जेल से इतने जादुई तरीके से भाग जाएगा, और जो बात कैरी को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी वह यह थी कि रेहान भागकर भी उस डरावनी पहाड़ी पर गया था जहां जाने से लोग बहुत ज्यादा डरते थे। यह सिचुएशन ना तो शुक्ला परिवार के लिए अच्छी थी और ना ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के लिए, क्योंकि उसे भी पता था कि वह पहाड़ कितना ज्यादा खतरनाक है। उसमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर रेहान को ढूंढने के लिए उस पहाड़ पर जा सके, क्योंकि जो भी आज तक वहां गया था वह कभी वापस नहीं आया था। अचानक से इस तरह की सिचुएशन आ जाने की वजह से कैरी अपने आप को काफी बेबस महसूस कर रही थी। ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि उसे रेहान की सेफ्टी की चिंता थी, बल्कि उसे अपने रुपए की चिंता हो रही थी जो रेहान को बचाने पर रेहान उसे देने वाला था। वरना उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रेहान जीता है या मरता है। कैरी को हर हाल में बस पैसा चाहिए था और इतना पैसा रेहान ही उसे दे सकता था। अब पूरी क्रोकोडाइल सोसाइटी पर कैरी का कंट्रोल था और इसीलिए अपनी इस सोसाइटी और लोगों को जोड़े रखने के लिए उसे सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की थी। जितना ज्यादा पैसा उन्हें मिलेगा उतना ज्यादा वह अपने क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि कैरी कुछ और सोच पाती या कह पाती उससे पहले ही मैगी उसके पास आ गई थी। इसीलिए कैरी ने तुरंत चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर मैगी को वेलकम किया और उसके पीछे खड़े हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के गुस्से से भरे चेहरे को नजरअंदाज कर दिया। मैगी को देखकर कैरी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ही है ना मैगी, वेलकम टू द क्रोकोडाइल सोसाइटी हेडक्वार्टर। मैगी फिलहाल कैरी से हाथ मिलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही वह उससे इधर उधर की बात करना चाहती थी। इसीलिए उसने पूरी तरह से कैरी को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, मेरे बॉस रेहान मित्तल कहाँ है? जैसे ही कैरी ने देखा कि मैगी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है तो उसने अपने हाथ को फिर से पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आप काफी जल्दी में हैं मिस मैगी। और रही बात आपके सवाल, रेहान मित्तल सर कहाँ है कि तो यह सवाल आपको मुझसे नहीं बल्कि शुक्ला परिवार से पूछना चाहिए। इतना सा सवाल पूछने के लिए आपको इतनी दूर तक सफर करके यहां आने की जरूरत नहीं थी। कैरी मन ही मन अभी भी यही सोच रही थी कि रेहान के सबऑर्डिनेट के साथ वह किस तरह से डील करें, इसीलिए वह फिलहाल मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कैरी की बात सुनकर मैगी ने बेसब्र होते हुए कहा, यहां कोई भी बेवकूफ नहीं है, हर कोई स्मार्ट है और क्रोकोडाइल सोसाइटी ने क्या किया है वह तुम भी जानती हो और हम भी। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम लोगों को कोई ज्यादा नुकसान ना हो तो मुझे सच सच बता दो, वरना तुम लोगों के साथ रफ तरीके से पेश आने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैगी की धमकी सुनकर कैरी ने अपने सीरियस कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा, मिस मैगी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप के लिए आप दुश्मन नहीं हैं। हम यहाँ खड़े होकर आपका वेलकम कर रहे हैं और आप यहाँ आकर हमें मारने की धमकी दे रही हैं। आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर है? सच बात तो यह थी कि मैगी खुद भी इन लोगों के साथ फिलहाल किसी तरह का कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने अभी अभी जो धमकी भरे शब्द कहे थे वह बस एक टेस्ट था जो मैगी क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को जज करने के लिए ले रही थी। जैसे ही मैगी ने कैरी की बात सुनी और उसका बिहेवियर देखा तो उसने मन ही मन सुकून की एक सांस ली।
पर अगले ही पल वह मन ही मन और ज्यादा कंफ्यूज महसूस करने लगी। कैरी की अपीयरेंस और उसके हाव भाव देखकर मैगी समझ गई थी कि रेहान अब भी क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास नहीं है और इसीलिए वह मन ही मन थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। हालांकि जो बात उसे परेशान कर रही थी वह यह थी कि अगर रेहान शुक्ला परिवार के पास नहीं है और ना ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास है तो फिर रेहान गया कहां? कुछ सोचकर मैगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहां खड़े होकर तुम्हारे साथ उसे वेस्ट करूं। तुम मेरे साथ ये बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो। मैं जानती हूं कि फिलहाल तुम क्या सोच रही हो। तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है ना। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए? तुम्हें हमारे बॉस रेहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए फिलहाल के लिए मैगी क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे बस जल्द से जल्द एक बार रेहान के बारे में पता करना था। अगर रेहान उन्हें सही सलामत मिल गया तो बाकी सब कुछ रेहान खुद संभाल लेगा। जैसे ही कैरी ने देखा कि मैगी बहुत ही ज्यादा एबिडिएंट है तो वह हंसने लग गई। वैसे तो कैरी हमेशा से कोल्ड एक्सप्रेशन रखने वाली खूबसूरत लड़की थी जो हमेशा एलिगेंट तरीके से बिहेव करती थी। अचानक से कैरी को हंसता हुआ देखकर उसके आसपास खड़े जितने भी लोग थे हर कोई उसे हैरानी से देखने लगा, क्योंकि इस वक्त हंसते हुए कैरी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बॉस को हंसना भी आता है। वैसे तो सामने खड़ी हुई मैगी भी किसी खूबसूरत परी से कम नहीं थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसका दीवाना कोई तय है। दूसरी तरफ मैगी का कोल्ड एक्सप्रेशन आसपास खड़े हुए सभी मर्दों को काफी हैरान कर रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि दुनिया में इन दोनों की खूबसूरती और मुस्कान से ज्यादा और कुछ भी खूबसूरत नहीं है। हालांकि इस मोमेंट में जो चीज बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे वो यह थी कि इस वक्त मन ही मन मैगी सामने खड़ी हुई कैरी को मार देना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ कैरी थी जिसकी मुस्कान के पीछे पैसों को लेकर उसका लालच साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल कैरी ने फिर से अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को थामते हुए मैगी से कहा, मैगी वाकई आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, पर मुझे लगता है कि मेरी जो भी डिमांड होगी वह गलत नहीं होगी। आपको अपने बॉस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हैं उसके लिए आपको मुझे 200 मिलियन देने होंगे और मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी। जैसे ही मैगी ने कैरी की डिमांड सुनी तो उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। उसने अगले ही पल सहमत होकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, 200 मिलियन देना मुझे मंजूर है, पर मैं उम्मीद करती हूं कि पैसे देने के बाद तुम हमसे कुछ भी नहीं छुपाओगी और छोटी से छोटी बात हमें बता दोगी। मैगी की बात सुनकर कैरी ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं खुद अपनी दुनिया की रानी हूं और मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटती। कैरी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कही थी। हालांकि जब मैगी ने कैरी की बात सुनी तो उसे मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि उसे भी पता था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग कभी भी अपनी बातों पर टिके नहीं रहते हैं और अगर वह अपने शब्दों से कही हुई बात की गारंटी दे रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मजाक था। यह बात डिस्कस करने के बाद मैगी और कैरी दोनों एक लिविंग रूम में चली गई। इस जगह पर ही कैरी ने शुक्ला परिवार से ऑर्डर लिया था और रेहान को किडनैप करके शुक्ला परिवार को हैंडओवर किया था। यहां आने के बाद कैरी धीरे धीरे सारी बातें मैगी को बताने लगी। जब मैगी को पता चला कि रेहान शुक्ला परिवार की जेल को तोड़कर भागा है तो यह बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी और साथ ही साथ कैरी ने मैगी को यह भी बताया कि रेहान भागकर उस डेंजरस माउंटेन एरिया में गया है जहां जाने से हर कोई डरता है। जैसे ही यह बात मैगी ने सुनी तो वह अपनी जगह पर और ज्यादा बैठ नहीं पाए और परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी। मैगी ध्यान से कैरी को एग्जामिन करने लगी और जब उसे विश्वास हो गया कि कैरी इस बार उससे कोई झूठ नहीं बोल रही है तो वह तुरंत उसकी कही हुई बातों को क्रॉस चेक करने लगी। जब मैगी को पता चला कि सब कुछ सही है और रेहान वहां पर फंसा हुआ है तो उसने तुरंत अपने लोगों को फोन करके वहां जाने का ऑर्डर दे दिया। वैसे तो कैरी ने सब कुछ सच सच मैगी को बता दिया था, पर फिर भी मैगी इस बात को लेकर चल रही थी कि हो सकता है कहीं ना कहीं कैरी कुछ ना कुछ झूठ बोल रही हो।
क्योंकि मैगी कभी भी अपने दुश्मन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकती थी। मैगी अपने आप को मन ही मन तैयार कर रही थी और कुछ प्लानिंग कर रही थी। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा कि पहाड़ों से रेहान को बचाना इतना मुश्किल नहीं होगा, पर अगर उसी वक्त शुक्ला परिवार के लोग भी वहां आ गए तो उन लोगों को एक अच्छी खासी लड़ाई शुक्ला परिवार के लोगों के साथ लड़नी पड़ेगी। अब देखना यह था कि शुक्ला परिवार रेहान को पहले ढूंढता है या फिर मैगी। यही सब सोचकर मैगी अपनी जगह से खड़े होते हुए कैरी से बोली, हमारा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं जल्दी ही तुम्हारे RS-200 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। और रही बात क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों का, मेरे बॉस रेहान को किडनैप करने की, तो इस मामले को हम इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं। धीरे धीरे इसको भी क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ हम सेटल कर लेंगे। मैगी की बात सुनकर या कहें कि उसकी धमकी सुनकर भी कैरी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसी ने मैगी से सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम उस खतरनाक माउंटेन एरिया में जाने की तैयारी कर रही हो? कैरी का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं कहां जा रही हूं? और कहा, नहीं, यह बताना, मैं तुम्हें बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। कैरी का सवाल सुनकर मैगी ने उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वह कहां जा रही है और कहां नहीं। यह बताना वह कैरी को बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। मैगी का ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुनकर भी कैरी ने बुरा नहीं माना, बल्कि एक गहरी लंबी सांस लेकर उसने मैगी को एडवाइस देते हुए कहा, वैसे तो मुझे भी किसी को कुछ एडवाइस देना पसंद नहीं है, खास करके फ्री की एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी तुम्हारे खुद के भले के लिए एक बार मैं तुम्हें याद दिला दूं कि बार्बेरियन माउंटेन कोई साधारण जगह नहीं है। वहां जाने से पहले एक बार आसपास के लोगों से उस जगह के बारे में पूछ लेना। कैरी की बात सुनकर मैगी ने तुरंत उसे जवाब देते हुए कहा, खुद को इतना परेशान मत करो, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बार्बेरियन माउंटेन किस तरह की जगह है और किस तरह की नहीं। अगर यह कोई खतरनाक जगह हुई और रेहान के वहां होने के 1% भी चांसेस हुए तो मैगी बिना सोचे समझे उस पहाड़ी पर जाएगी और अपने बॉस को ढूंढेंगी। मैगी ने देखा कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिल चुकी है, इसलिए वह अपने बाकी सारे साथियों को लेकर क्रोकोडाइल सोसाइटी की टेरिटरी से बाहर आ गई। अभी तक मैगी ने क्रोकोडाइल सोसाइटी के अकाउंट में RS-200 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। जैसे ही मैगी वहां से गई तो कैरी खुश होकर अपने अकाउंट में आए हुए उन RS-200 मिलियन को देखने लगी। फिलहाल कैरी यही सोच रही थी कि इतने सारे रुपए को उसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में क्रोकोडाइल सोसाइटी का मैनेजमेंट बहुत ही खराब रहा था। इन लोगों को कोई भी काम करवाने के लिए बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता था और उन्हें ऊंची रकम देनी गो में बांट देते थे, और अगर यह लोग पैसे नहीं कमा पाते थे तो अपना अगला टारगेट कंटिन्यू ढूंढते रहते थे ताकि और पैसा कमा सके। हालांकि अब पूरी क्रोकोडाइल सोसाइटी को कैरी अपने हिसाब से चला रही थी और उसे इस तरह से पैसे बांटना या माउंटेन बैंडेड मोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कैरी ने शुक्ला परिवार से जितने भी पैसे आए थे उन सबको इकट्ठा किया और उन सारे पैसों को अपने नीचे काम करने वाले लोगों को भेज दिया ताकि वे लोग भी खुश हो जाए। सारे पैसे दे देने की वजह से एक बार फिर से उसके हाथों में कोई खास पैसे नहीं बचे थे और पैसे ना होने की वजह से वह अपने आगे के डिसीजन नहीं ले पा रही। हालांकि अभी अभी रेहान के सबॉर्डिनेट ने उसे जो पैसे दिए थे उनसे कैरी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती थी और यही सब सोचकर वह बहुत ज्यादा खुश थी। कैरी अपनी इस क्रोकोडाइल सोसाइटी को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती थी और अपनी सारी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे क्रोकोडाइल सोसाइटी के अकाउंट में आने वाले पैसों पर डिपेंड होना पड़ता था। हालांकि यह 200 मिलियन उसे अब अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देने थे क्योंकि वह पहले ही काफी पैसे उन लोगों को दे चुके। फिलहाल उसे यह सोचना था कि वह इन रुपयों को कैसे इन्वेस्ट करेगी ताकि उसे लगातार एक स्टेबल इनकम मिलती रहे और मुश्किल समय में भी उसका और उसकी इस सोसाइटी का काम चलता रहे। क्रोकोडाइल सोसाइटी में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए अभी भी 200 मिलियन बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी और यह सोचकर ही कैरी ने दुखी होकर अपने होठों को चबाना शुरू कर दिया।
अगर कैरी अपने प्रॉमिस के अनुसार रेहान को शुक्ला परिवार की कैद से आजाद करके सही सलामत उसके आइलैंड पहुंचा देती है तो रेहान उसे वादे के अनुसार $500 मिलियन देने को तैयार था। अगर इतने पैसे कैरी के हाथों में आ जाते हैं और वह सही तरीके से इन्वेस्ट कर देती है तो उसके पास स्टेबल इनकम के तौर पर भी बहुत ज्यादा पैसा आता, जिससे वह बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट रख सकती थी और अपनी क्रोकोडाइल सोसाइटी को भी आगे बढ़ा सकती थी। शुरू में क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैली हुई थी, इसीलिए कम प्रॉफिट भी सब लोगों में आराम से बढ़ जाता था। पर जैसे जैसे यह सोसाइटी डेवलप होते जा रही थी और यहाँ बहुत सारे लोग काम करने लगे थे तो कम प्रॉफिट की वजह से आपस में लड़ाइयां होने लगी थीं और बहुत सारे लोग इस ग्रुप को छोड़कर चले गए थे। ऊपर से क्रोकोडाइल सोसाइटी की इमेज धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। लोग अपना काम करवाने के लिए इन्हें देखते तक नहीं थे और ना ही यह सोसाइटी अपनी बातों पर टिकती थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें किसी तरह का कोई काम नहीं देते थे और धीरे धीरे इस सोसाइटी का नाम लोगों के जहन से गायब होता जा रहा था। कैरी से पहले जो लीडर्स इस सोसाइटी को संभाल रहे थे उन लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों का कोई एम्बिशन नहीं था, उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे और इसीलिए वह पूरी तरह से इस सोसाइटी की इमेज को खराब कर रहे थे। अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए इन लोगों ने मोरालिटी भी पूरी तरह से छोड़ दी थी। हालांकि कैरी के आने के बाद चीजें संभलने लगी थीं। वह भले ही एक लड़की थी पर उसके एम्बिशन अलग थे। बहुत कम लोग जानते थे कि जब क्रोकोडाइल सोसाइटी का कंट्रोल कैरी के हाथों में नहीं था उस वक्त वह छुपकर आपस में इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी ताकि वह खुद यहाँ की लीडर बन सके। कैरी का इस सोसाइटी को लेकर सिर्फ एक ही गोल था, उसे हर हाल में इस क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप को बड़ा बनाना था और वह चाहती थी कि साउथ एशिया के साथ साथ उसका कंट्रोल आसपास के देशों में भी हो और बड़े बड़े परिवार अपनी हर प्रॉब्लम के लिए पूरी तरह से इन लोगों पर डिपेंड हो जाए। कैरी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी इसका एक सबॉर्डिनेट उसके पास आया और उससे बोला, बॉस, यह रेहान की सबॉर्डिनेट मैगी मुझे टेढ़ी खीर लग रही है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी आसानी से इसके साथ डील कर पाएंगे। आपने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन इसे सौंप दी है। अगर इसने हमें ही आगे चलकर कैद कर लिया या फिर रेहान को किडनैप करने का बदला लिया तो हम लोग क्या करेंगे? जो सबॉर्डिनेट फिलहाल यह बात पूछ रहा था वह लोगों के चेहरे और एक्सप्रेशन पढ़ने में काफी माहिर था और इसीलिए कैरी ने भी उसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखा हुआ था। हालांकि अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनकर कैरी ने हल्की सी एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए और ज्यादा परवाह न करते हुए कहा, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रेहान मित्तल को ढूंढना है और मुझे लगता है कि बार्बेरियन माउंटेन एरिया में किसी इंसान को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एक बार के लिए मान भी ले कि रेहान के सबॉर्डिनेट उसे ढूंढ लेंगे तो भी उनके सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। शुक्ला परिवार अभी भी उन लोगों के सामने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए खड़ा है और यह लोग इतनी आसानी से बचकर नहीं आ सकते हैं। कैरी की बात सुनकर उसके सबॉर्डिनेट ने उससे पूछा, बॉस रेहान मित्तल कि सबॉर्डिनेट अपने बॉस को ढूंढने के लिए इतना ज्यादा परेशान थी तो आपने मौके का फायदा उठाकर उससे ज्यादा पैसों की डिमांड क्यों नहीं की? सबॉर्डिनेट की बात सुनकर कैरी ने एक गहरी लंबी सांस लेकर अपने मन में सोचा कि उसके सबॉर्डिनेट अभी भी पुराने मैनेजमेंट से बाहर नहीं निकल पाए हैं और अभी भी पुरानी और दयानुसी सोच के साथ ही चल रहे हैं। कैरी का मानना था कि यह लोग एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में सही तरीके से डील होना जरूरी है। यहां आने वाले कस्टमर्स से उनकी कमजोरी देखकर नहीं बल्कि डिमांड के हिसाब से डील करते हैं। कैरी यही सब सोच रही थी कि तभी उसके सबॉर्डिनेट ने फिर से कहा, बॉस, आपको नहीं लगता कि रेहान मित्तल बहुत मिस्टीरियस आदमी है? एक बार अगर हम उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात ना भी करें तो भी जिस तरह से वह बातें करता है, जिस तरह से वह पैसे काट लेते हैं और पैसे देने से दिल चुराते हैं, जबकि रेहान ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन आपने उससे 8 बिलियन देने की बात की और उसने तुरंत हाँ कह दिया। वह बात अलग है कि बाद में डिस्काउंट ऑफर देकर आपने वह अमाउंट घटाकर 500 मिलियन कर दिया था।
सबॉर्डिनेट ने जब देखा कि उसकी बॉस अभी भी चुप है और कुछ कह नहीं रही है, तो उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रिहान को अपना लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाने के बारे में सोच रही हैं? कुछ सोचते हुए इस सबॉर्डिनेट ने अपनी बात कह दी। कैरी ने जब देखा कि उसका सबॉर्डिनेट फाइनली उसकी बात समझ गया है, तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्मार्ट हो तुम रिहान मित्तल। हमारे लिए बहुत बड़ा क्लाइंट है और हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं। अगर उसके सबॉर्डिनेट उसे बचा लेते हैं तो मैं खुद उसके घर जाकर उससे माफी मांगूंगी और हम लोगों के बीच में जो भी परेशानी है उसे दूर करूंगी। बस मुझे एक ही बात का डर लग रहा है कि कहीं रिहान मित्तल को कुछ हो ना जाए। इतना कहते कहते अचानक से कैरी के एक्सप्रेशन बहुत सख्त हो गए और वह परेशान होकर अपनी जगह से खड़ी होकर इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि बार्बेरियन माउंटेन पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं था कि बाकी लोगों की तरह कैरी भी यह बात मानती थी कि वहां पर कोई भूत प्रेत है या कुछ और है, पर वह इस बात को भी मना नहीं कर सकती थी कि वहां जाने वाला इंसान आज तक कभी लौटकर वापस नहीं आया था। जब बाकी लोग लौटकर नहीं आए तो फिर रिहान कोई जादूगर नहीं था और ना ही उसकी मैगी यहां काम आने वाली थी। कैरी को डर था कि रिहान के साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हो रहा था। रिहान से पहले भी बहुत सारे यंग और स्मार्ट अमीरजादे वहां किसी न किसी वजह से गए थे और वह लोग कभी भी वापस लौटकर नहीं आए थे। जैसा पहले बताया गया था, लोग वहां पर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर लेकर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से गए हुए लोग भी कभी वापस नहीं आए थे। पता नहीं वहां क्या होता था, पर हेलीकॉप्टर का बचा हुआ टुकड़ा तक कभी वापस नहीं आता था। यही वजह थी कि कैरी को फिलहाल रिहान के उस माउंटेन से जिंदा लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो बस एक अनुमान लगा रही थी कि अगर रिहान भगवान की कृपा से बच गया तो वो उससे माफी मांगकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपने इस क्लाइंट को खोना पड़ेगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से कैरी ने रिहान की कोई भी इंफॉर्मेशन मैगी से नहीं छुपाई थी और उसे सब कुछ बता दिया था, क्योंकि उसे पता था कि कम से कम इस इंफॉर्मेशन के बदले उसे 200 मिलियन मिल रहे थे, जबकि रिहान के यहां से तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। यह बात भी सच है कि कैरी अपनी क्रोकोडाइल सोसाइटी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए रिहान का साथ चाहती थी। वह चाहती थी कि रिहान जैसा अमीर और पावरफुल इंसान उसका सपोर्ट करें और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करें, क्योंकि अगर रिहान एक बार उसकी मदद करने के लिए मान गया तो वह लोग जिंदगी भर आराम से जी सकते थे और रिहान का सपोर्ट मिलने पर उन्हें बाकी 2 बड़े परिवारों का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अमन और जुनैद का सपोर्ट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल कैरी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर रिहान नहीं बचता है तो वह कोई और क्लाइंट ढूंढ लेगी, पर अगर रिहान बच जाता है तो वह उससे माफी मांगकर अपने इस ग्रुप को आगे बढ़ाएगी और अपने बिजनेस को डेवलप करेगी। इस तरह से उसे काफी बड़ा फायदा हो सकता था। एक तरफ कैरी अपनी प्लानिंग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैगी को जैसे ही क्रोकोडाइल सोसाइटी से इंफॉर्मेशन मिली तो उसने तुरंत अपने लोगों को बार्बेरियन माउंटेन भेज दिया ताकि रिहान को बचाया जा सके। जब मैगी अपने लोगों को वहां भेज रही थी, उसी वक्त शुक्ला परिवार ने फिर से अपना एक्शन मोड स्टार्ट कर दिया था। शुक्ला जी को अपने लोगों के जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस रिहान को हर हाल में पकड़ना था। इसलिए उन्होंने शुक्ला परिवार के ही बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन सबको बार्बेरियन माउंटेन भेजने की तैयारी करने लगे। शुक्ला जी ने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि उन्हें अपने बेटे को बचाना था। वह जानते थे कि अगर रिहान यहां से चला गया तो सिद्धार्थ के वापस आने की उम्मीद और ज्यादा कम हो जाएगी और हो सकता है कि उसके बाद रिहान सिद्धार्थ के साथ कुछ बहुत बुरा करें। यही सब सोचकर शुक्ला जी ने अपने यहां काम करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया और उस बार्बेरियन माउंटेन पर भेजने का रिस्क ले लिया। और शुक्ला जी का इन लोगों को वहां भेजने का सिर्फ एक ही कारण नहीं था। दूसरा कारण यह भी था कि रिहान के पास बहुत बड़ा आइलैंड था और शुक्ला जी हर हाल में इस आइलैंड को अपना बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया था। एक बार के लिए तो शुक्ला जी ने सोचा कि रिहान यहां पहाड़ियों में फंसा हुआ है, तो वह अपने लोगों को ऑर्डर देकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर अटैक करवा देते हैं।
अचानक से अटैक होने पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग संभाल नहीं पाएंगे और शुक्ला जी पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे और साथ ही साथ अपने बेटे को भी बचा लेंगे। हालांकि जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि रेहान के सभी लोग बहुत ज्यादा होशियार है और इन लोगों से निपटना इतना आसान नहीं होगा। उन्हें पता था कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर बहुत ज्यादा भारी सिक्योरिटी की गई है और उस सिक्योरिटी को ब्रेक करना शुक्ला जी के इन गली के गुंडों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने तुरंत यह विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। फिलहाल शुक्ला जी को एक ही चीज सबसे सही लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि रेहान को कैद करके उसे आइलैंड और प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने बेटे को सौंपने के लिए मजबूर करना ही सबसे सही रहेगा। शुक्ला जी अपने मन में सोचने लगे कि अगर रेहान यहां से बचकर डे के साथ कुछ भी कर दे और साथ ही साथ उनके अपने बिजनेस राइवल भी मौके का फायदा उठाकर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। शुक्ला जी को सारी बात समझ आ रही थी, इसीलिए वह कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करने वाले थे और ना ही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को अपने नाम करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने वाले थे। शुक्ला जी यह सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी दिनेश उनके पास आते हुए बोला, बॉस, क्या हम लोग पहले सिद्धार्थ सर को बचाने के लिए नहीं जा रहे हैं? दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना सिद्धार्थ इस वक्त जहां पर बंद है वहां क्या सिचुएशन है। अगर हम उसे वहां जाकर बचा भी लेते हैं तो भी हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा और हो सकता है कि रेहान के लोगों को जब यह बात पता चले तो वह लोग परेशान होकर कोई ऐसा वैसा कदम उठा ले और हो सकता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कर दे और मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता हूं। शुक्ला जी की बात सुनकर दिनेश ने परेशान होते हुए कहा, आपकी बात सही है बॉस, पर रेहान को बचाने के लिए उनके जो सबऑर्डिनेट्स हमारे साथ नेगोशिएशन करने आए थे उन्हें शायद पहले ही अंदाजा हो गया है कि कुछ गड़बड़ है और मुझे डर है कि जब उन्हें सच पता चलेगा तो वह अपना सारा गुस्सा सिद्धार्थ सर पर निकालेंगे। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने परेशान होते हुए कहा, सिद्धार्थ ने इकलौते होने का हमेशा फायदा उठाया है। उसकी हरकतें हमेशा मुझे परेशानी में डाल देती हैं। अगर उसने मुझे पहले ही इन सब के बारे में बता दिया होता तो मैं चीजों को संभाल लेता और आज हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसे होते। शुक्ला जी को परेशान देखकर दिनेश ने उन्हें समझाते हुए कहा, बॉस, अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं और हालात बिग इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि रेहान पहले ही वाइल्ड लाइफ बाबेरियन माउंटेन में एंटर कर चुका है। अभी तक मैगी को कंफर्म हो चुका था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी ने जो बात कही थी वो सच है, क्योंकि शुक्ला परिवार के लोगों ने भी यही बात उन्हें बताई थी। मैगी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि रेहान सच में उस बाबेरियन माउंटेन एरिया में अंदर चला गया है। उसने तुरंत रेहान को वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी और इसी वक्त उसे यह भी पता चला कि शुक्ला परिवार ने भी अपने लोगों को वहां भेज रखा है और बहुत ज्यादा लोग वहां पर चारों तरफ खड़े हैं ताकि रेहान को तुरंत पकड़ सके। मैगी ने डिसाइड कर लिया था कि रेहान को सही सलामत बाहर निकालने से पहले वह शुक्ला परिवार के साथ कोई भी पंगा नहीं लेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई भी देरी हो या उसके बॉस रेहान की जान को कोई भी खतरा हो। कुछ सोचकर मैगी ने अपने साथ 8 एलर्ट टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और 10 बायनक रोबोट्स को अपने साथ लिया और प्लेन लेकर वहां से बाबेरियन माउंटेन एरिया में लैंड करने की तैयारी करने लगी। वही इन सब से बेखबर रेहान जो बेहोश हो चुका था, उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। जब उसे होश आया और उसके सेंस काम करने लगे, तभी उसे अचानक से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे अभी भी याद था कि बेहोश होने से पहले वह एक बहती हुई नदी में ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरा था। हालांकि अब जगने के बाद उसे अपने आसपास की हर चीज अजीब लग रही थी। रेहान फिलहाल किसी बेड पर लेटा हुआ था और रथिका, जो उसके साथ ही थी, वह भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रेहान इस वक्त एक छोटे से लकड़ी के बने हुए कमरे में था। रेहान इसे छोटा सा कमरा इसीलिए कह रहा था क्योंकि इसके कधा सा घास पर बड़ी बड़ी पत्तियां बिछी हुई थीं। यह कमरा उतना ही बड़ा था जहां 2 लोग मुश्किल से रह सके। रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी छोटी कुटिया में आ गया हो। पूरे कमरे में दूर दूर तक कोई भी फर्नीचर नहीं लगा हुआ था और ना ही कमरा सजा हुआ था। नॉर्मल घास से बना हुआ यह लकड़ी का कमरा जहां रेहान लेटा हुआ था,
बहुत छोटा था। हाँ, यहाँ पर कुछ सिंपल मिट्टी के बर्तन जरूर रखे हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि यह बहुत ज्यादा पुराने हैं। दूर से देखकर बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या रखा हुआ है। रेहान को फिलहाल इस छोटी झोपड़ी को एक्सप्लोर करने का कोई मूड नहीं था। उसे बस इतना पता करना था कि फिलहाल वह कहां पर है। और अचानक से रथ की सिचुएशन देखकर रेहान को लग रहा था कि शायद वह अब सेफ है और शुक्ला परिवार की कैद से दूर है। कम से कम जिसने उसे बचाया है वह उसे मारने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगा। रेहान जब इन सब के बारे में सोच रहा था, तभी उसने सोचते सचते पत्ती का बना हुआ दरवाजा खोला